कभी कभी दिमाग में एक बड़ा ही अजीब सवाल आता है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जो सफलता और शक्ति के बिल्कुल शिखर पर बैठे हैं, उनके अंदर भी अक्सर एक अजीब सा खालीपन और इनएडिक्वेसी की फीलिंग क्यों होती है। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना, कि जब एक इंसान को लगभग सब कुछ मिल जाए तो भी आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है जो उन्हें अंदर ही अंदर सताती रहती है। इस पैराडॉक्स का एक बहुत ही दिलचस्प या यूं कहें एक क्लियर एग्जाम्पल देखिए। अमेरिका के 2 बार के राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप। अब इससे ज्यादा पावरफुल पोजीशन दुनिया में और क्या ही होगी। फिर भी उनमें नोबेल पीस प्राइज पाने की एक अलग ही चाहत साफ दिखती है। वो कई बार अपनी उपलब्धियों की तुलना अपने प्रेडिसेसर बराक ओबामा से करते दिखते हैं, जिन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है। ये इस बात का एक बिल्कुल निष्पक्ष एग्जाम्पल है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और बड़ा पद भी कई बार इंसान को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाता। लेकिन पता है, ये सिर्फ आज की आधुनिक समस्या नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, नेपोलियन बोनापार्टो को ही ले लीजिए, एक ऐसा इंसान जिसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी। और वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, वो 1800 के आम फ्रेंच मर्दों के एवरेज से लंबे भी थे। फिर भी जब ब्रिटिश कार्टूनिस्ट ने उन्हें लिटिल बोनी बोलकर छोटा और शेखीबाज दिखाया, तो उन्होंने उस ड्राइंग को सेंसर करने की अपनी पूरी ताकत लगा दी। सोचिए, इतनी शक्ति होने के बाद भी एक ड्राइंग ने उनके अहंकार को आहत कर दिया। तो आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम दार्शनिक ओशो के डीप थॉट्स के जरिए अहंकार यानी ईगो की एनाटॉमी को समझेंगे। हम देखेंगे कि ये तुलना का जाल कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात, सेल्फ अवेयरनेस हमें इस मैकेनिकल जिंदगी से कैसे बचा सकती है। पहला भाग, द एनाटॉमी ऑफ ईगो, अहंकार की संरचना। आइए देखते हैं कि ओशो ने हमारी आइडेंटिटी और बिलीफ सिस्टम्स को आखिर किस नज़र से देखा था। ओशो की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं विश्वास करने में विश्वास नहीं करता, मैं सभी बिलीफ सिस्टम्स को नष्ट करना चाहता हूं। उनका उद्देश्य किसी पर नया बिलीफ सिस्टम थोपना नहीं था। दरअसल उनका मानना था कि लोगों को डीप्रोग्राम करना जरूरी है, मतलब उन्हें वापस उस शुद्ध मासूम स्टेट में ले आना जैसे वो इस दुनिया में आए थे। तो इस डीप्रोग्रामिंग का आखिरी लक्ष्य, आखिरी मंजिल क्या है, जिसे बुद्ध ने निर्वाणा कहा था? शाब्दिक अर्थ में देखें तो निर्वाणा का मतलब है नथिंगनेस, बिल्कुल शून्यता। ये एनलाइटनमेंट का वो पॉइंट है जहां इंसान बिल्कुल एक खालीपन, एक वॉइड के आमने सामने होता है। और असल में यही वो जगह है जहां ईगो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ईगो काम कैसे करता है। ओशो का बहुत ही क्लियर मानना था कि अहंकार सिर्फ एक मास्क है, एक मुखौटा जो हमारे अंदर के डीप इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाता है। ये इस गहरी फीलिंग से पैदा होता है कि हम अनवर्दी हैं या काफ़ी नहीं हैं, और यही फीलिंग लगातार कुछ बनने की भूख पैदा करती है, जिसे आज की दुनिया एम्बिशन कहती है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? ये ईगो पूरी तरह से मानवीय है। जानवरों और पक्षियों में कोई ईगो नहीं होता। हम इंसान ही हैं जो कंडीशनिंग की वजह से खुद को साबित करने की इस रेस में दौड़ रहे हैं। दूसरा भाग, द एंडलेस साइकिल ऑफ मोर, और ज्यादा की अनंत साइकिल। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि इस अहंकार की भूख आखिर कभी मिटती क्यों नहीं। एक बड़ी मशहूर कहानी है। एक ध्यानमग्न साधु थे। उन्होंने एक चूहे को बचाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। जब चूहे पर बिल्ली ने हमला किया तो साधु ने उसे बिल्ली बना दिया। फिर बिल्ली पर कुत्ते ने हमला किया तो उसे कुत्ता बना दिया। उसके बाद चीता, और आखिर में एक शक्तिशाली शेर। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब उसी शेर ने आखिर में अपने ही बचाने वाले साधु पर हमला कर दिया। ये इस बात का प्रतीक है कि अहंकार हमेशा और ज्यादा मांगता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। कहानी में तो साधु ने बस अपना जादू वापस लिया और शेर तो दोबारा चूहा बना दिया। वो तो आसान था। लेकिन असल जिंदगी में एक बार हमारा ह्यूमन ईगो इस शेर की तरह विशाल और बोझिला हो जाए ना, तो उसे वापस छोटा करना या नम्रता की तरफ लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। वो ईगो फिर हमारा ही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। तीसरा भाग, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन, तुलना का जाल। आइए देखते हैं कि रियल लाइफ में इस बड़े हुए ईगो के क्या नतीजे होते हैं। ओशो का एक कोट है जो बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आकर हिट करता है। कंपैरिजन इज द विंडो टू द ईगो, यानी तुलना अहंकार की खिड़की है। उनका कहना था कि ये सोसाइटी जेलसी और कंपैरिजन को हमें कंट्रोल करने के डिवाइस की तरह यूज करती है। हम सब एक ऐसी सर्कुलर लैडर, एक गोल सीढ़ी पर फंसे हैं जहां कोई ना कोई हमेशा हमसे आगे दिखेगा ही।
हम अकेले ही पूरी दुनिया से मुकाबला करने में लगे हैं। और इसका नतीजा? एक अजीब सा पैराडॉक्स। अहंकार हमें दो अलग अलग एक्सट्रीम्स में रखता है। जब हम किसी को खुद से कमज़ोर या बुरी हालत में देखते हैं तो अंदर से एक टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही हम किसी को खुद से आगे बढ़ते या बेहतर करते देखते हैं तो तुरंत अंदर एक दुख पैदा हो जाता है। ये टेम्पररी ईगो बूस्ट असल में वैसा ही है जैसे किसी ना भरे हुए घाव पर आपने कोई सुंदर सा फूल रख दिया हो। वो घाव ठीक थोड़े हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए छुप गया है। चौथा भाग, एस्केपिंग द मैकेनिकल लाइफ, मैकेनिकल जिंदगी से बचाओ। अब वक्त है इस एक्सप्लेनर को थोड़ा मॉडर्न टाइम में अप्लाई करने का और ये देखने का कि आज के सिस्टम्स किस तरह इन्हीं इनसिक्योरिटीज का इस्तेमाल करके हमें मशीन्स की तरह चला रहे हैं। सच पूछिए तो आज की आधुनिक दुनिया हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हमारी माइंडफुलनेस को छीनने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। ज़रा एल्गोरिदम्स को ही देख लीजिए। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स बहुत ही स्पेसिफिकली एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे दिमाग को हैक करने के लिए बनाए गए हैं ताकि स्क्रोलिंग कभी बंद ही ना हो। वन क्लिक ऑनलाइन शॉपिंग और लगातार इंटरनेट पर प्रोडक्ट्स की रीमार्केटिंग हमें बिना सोचे समझे कंज्यूमर बना देती है। और तो और कॉर्पोरेट एफिशिएंसी मैट्रिक्स इंसानों को बस एक फैक्ट्री का पुर्जा समझते हैं जिससे सिर्फ एक उम्मीद होती है, मैकेनिकल माइंडलेस ओबीडियंस। अब यहाँ एक नंबर है 430। सोचने वाली बात है कि इस 430 का आखिर क्या महत्व है। दरअसल ये एक ई बुक के पन्नों की संख्या है। विजेता दहिया की इस किताब का नाम है टू हेल विद दैट जॉब। ये 430 पन्नों की ई बुक एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह काम करती है, खास उन लोगों के लिए जो इस तरह के टॉक्सिक मैकेनिकल करियर ट्रैप्स में फंसे हुए हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है विजेता का खुद का सफर। पहले 4 साल उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की, फिर साल 5 में एक बड़ी एमएनसी में जॉब लगी जो सिर्फ 10 महीने में छोड़ दी। फिर 3 साल विदेश मंत्रालय में सरकारी नौकरी की, जिस जॉब के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। आज वो एक सक्सेसफुल मीडिया राइटर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और अवार्ड विनिंग ऑथर हैं। उनका सफर परफेक्टली दिखाता है कि सोसाइटी के हिसाब से बनी मैकेनिकल लाइफ से निकलकर सच्ची रचनात्मक और संतुष्ट जिंदगी की तरफ कैसे मुड़ा जा सकता है। 5वां और आखिरी भाग, द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरेंस, आत्म जागरूकता की ताकत। तो इस पूरे अहंकार के जाल और मैकेनिकल लाइफ से निकलने का आखिरी और सच्चा रास्ता क्या है? इसका सबसे सच्चा रास्ता वही है जो बुद्ध ने सिखाया। ओशो क्लियर करते हैं कि अहंकार से लड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर हम ईगो से लड़ेंगे या उसे जबरदस्ती दबाएंगे तो मैंने अपने ईगो को हरा दिया, ये सोचकर एक नया ईगो पैदा हो जाएगा। इसके बजाय बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसे समझो, इसे सिर्फ ऑब्जर्व करो और अपने अंदर के उस खालीपन को एक्सेप्ट करो। जब हम ईगो को भूखा छोड़ देते हैं तो कॉन्शियसनेस यानी चेतना की थोड़ी सी हवा ही उसे ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है। और जब कोई सच में जीरो ईगो यानी शून्य की स्टेट तक पहुंचता है, तब जादू होता है। जो भी एक्शंस होते हैं वो नेचुरली फ्लो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नदियां आराम से समुद्र की तरफ बहती हैं। सफलता तो मिलती है, पर उस सफलता में एंग्जाइटी या बेचैनी का कोई नामो निशान नहीं होता। बाहरी दुनिया से मुकाबला या कंपटीशन पूरी तरह जीरो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, काम करना एक बोझ नहीं रहता, वो ध्यान का, मेडिटेशन का ही एक आनंदमय रूप बन जाता है। चलिए, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक पल के लिए रुककर इस तीखे सवाल पर सोचते हैं। क्या ये हो सकता है कि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो ये लंबा चौड़ा एम्बिशन है, वो सच में हमारा अपना नहीं है? क्या ये बस एक अहंकारी मास्क है जो हमारे अंदर के उस गहरे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो डेफिनेटली हमें अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। अगर हम इस मुखौटे को उतार कर देख सकें तो शायद वही पीस और क्रिएटिविटी मिल जाए जिसकी हमें सच में तलाश है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।